हेलो एवरीवन। और आर ओ का पेपर आज ऐसे राइटिंग का कंप्लीट हुआ है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे और उनको कैसे टैकल कर सकते हैं। डिटेल डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, बट एक बार लुक वहाँ पे एक बार देख तो सकते ही हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, क्या क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है, क्या कहते हैं, भारतीय सांस्कृतिक प्रासंगिकता के ऊपर। भारतीय सांस्कृतिक प्रासंगिकता, इसके ऊपर क्वेश्चन देखने मिला है। अब ये क्वेश्चन अगर देखो, हम लोगों ने जो क्लासेस में करा था उसमें हम लोगों ने डायरेक्टली लिटरेचर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, इसके ऊपर नहीं। बट ऐसा भी नहीं है कि ये टॉपिक आउट ऑफ द बॉक्स है, क्योंकि तुम लोग इंडियन सोसाइटी पढ़ते हो, है ना, भारतीय समाज के बारे में पढ़ते हो, तो भारतीय समाज अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। जैसे प्रासंगिकता की बात करें तो एक दो हम डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, जैसे आध्यात्म और नैतिकता का आयाम वगैरह की बात हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद अगर तुम देखो तो सामाजिक आयाम की बात हो गई, वैज्ञानिक एवं तकनीक, क्योंकि इतना सारा संस्कृति का पार्ट है अपने आप पे। ठीक है, आर्यभट्ट से लेके, है ना, वहाँ पे उनका क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स की जो थ्योरीज हैं, तो यहाँ पे साइंटिफिक भी हो गया। फिर कलात्मक दृष्टिकोण से भी तुम उसको ऐड कर सकते थे। ठीक है, फिर वैश्विक और मानवता के आयाम के दृष्टिकोण से भी ऐड कर सकते थे, जिसको हम लोग वसुदेव कुटुंबकम वगैरह कहते हैं। आज के समय की जो चुनौतियाँ हैं अपनी संस्कृति को लेके, वो चुनौतियाँ मेंशन कर सकते हो, जैसे वैश्वीकरण, पश्चिमीकरण जो हो रहा है। ठीक है, आज के डेट में अगर तुम देखो, शहरीकरण भी प्रभावित कर रहा है परंपराओं, संस्कृति वगैरह को, पर्यावरण प्रभावित कर रहा है। ठीक है, सांप्रदायिक चुनौतियां जो हैं वो प्रभावित कर रही हैं। तो ऐसे करके तुम आराम से, 600 वर्ड्स का है, 700 भी नहीं है, मतलब एक तरीके से अगर दो तीन क्वेश्चन लिखने हैं तो वहाँ पे क्या क्या, एक इंट्रोडक्शन हो गया, भारतीय संस्कृति की क्या क्या पहचान है, आज के समय की क्या चुनौतियां हैं, और लास्ट में कंक्लूजन में करते हुए, कंक्लूजन के पहले थोड़ा बहुत वहाँ पे दे दोगे एक तरीके से कि क्या कर सकते हैं हम इसके संरक्षण के लिए। जैसे शिक्षा वगैरह की, शिक्षा हो गया, जागरूकता हो गया, संस्थागत सुधार हो गए, कानूनी नैतिक उपाय वगैरह की बात हो गई। ठीक है, डिजिटल संस्करण वगैरह की बात हो गई। तो इनसे हम लोग आराम से, इन्हीं डायमेंशन में आराम से हम बना सकते थे, कोई चुनौती नहीं थी, बस सोसाइटी अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। फिर उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये तो सीधा सीधा तुम्हारा स्कीम के बारे में पूछ लिया, है ना, कि उसके समकक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं। अब ये प्योर करंट अफेयर बेस्ड है कि अगर तुमने स्कीम को बहुत अच्छे से पढ़ा है तभी तुम इसको कर सकते थे। फिर राजनीति का अपराधीकरण और भारतीय परिदृश्य, ये भी करंट अफेयर बेस्ड है कि यहाँ पे तुम्हें डेटा देना पड़ेगा कि किस तरीके से अपना, जैसे ईडीआर वगैरह का डेटा आता है वहाँ पे, कि अपने यहाँ पे जो एमपीज और एमएलएज हैं, लगभग 40% के आसपास, सांसद और विधायक मिला के 40 से 50% तो उनके ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हीनियस क्राइम, यानी कि जो जघन्य अपराध हैं, उसके मुकदमे दर्ज हैं। तो यहाँ पे तुम्हें करंट अफेयर वगैरह का अच्छा खासा यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो अगर जैसे किसी ने, आई थिंक ये पेपर किया भी है, उसने इसको प्राथमिकता दी है और बहुत सही चॉइस किया है, ये आसान था ये संस्कृति वाला, तो यहाँ पे ये कर सकते थे। फिर दूसरा, प्राकृतिक पर्यावरण और पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव, कि पर्यावरण के ऊपर विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने क्या प्रभाव डाला है, ये सीधा सीधा सफलता बैच में हम लोगों ने किया है, जहाँ पे हम लोग पर्यावरण वगैरह की बात कर रहे थे। अगर तुम उस वाले टॉपिक में उठा के देखो तो यहाँ पे मैंने सीधा सीधा यही क्वेश्चन कराया है। जैसे आज की डेट में एक एग्जांपल के तौर पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एआई, जो हम लोग एआई का इस्तेमाल करते हैं, एआई एक्चुअल में पानी का सबसे ज़्यादा शोषण कर, वहाँ पे अवशोषित कर रहा है। जब भी एआई को तुम कमांड देते हो किसी भी तरह का काम करने के लिए, तो वो अच्छा खासा 4 से 5 लीटर का एवरेज पानी जो है वो एक कमांड के लिए यूज़ कर लेता है। तो कैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने पर्यावरण को एक्चुअल में नुकसान पहुंचाया है, एक एंगल ये था। दूसरा एंगल तुम वहां पे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से कैसे हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, ये भी, जैसे तुम्हारा ड्रिप एग्रीकल्चर में ड्रिप इरिगेशंस वगैरह की तकनीकों का इस्तेमाल वहाँ पे किया गया। ठीक है, सैटेलाइट मैपिंग वगैरह, जो तुम्हारे पर्यावरण वहाँ पे वन संरक्षण के लिए जो सैटेलाइट मैपिंग्स वगैरह होती हैं। ठीक है, आज के डेट में तुम्हारा पेड़ लगाने के लिए उन्नत किस्म की जो तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारे एंगल वहाँ पे मिल जाते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी वहाँ पे एक तरीके से नुकसान भी अच्छा खासा कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करके हम पर्यावरण को संरक्षित भी कर सकते हैं। इस एंगल से तुम इसको लिख सकते थे। फिर ये तो स्कीम बेस्ड हो गए तुम्हारे दो। इसके बाद फिर तुम्हारा एक है अलगाववाद की समस्या और भारत की आंतरिक सुरक्षा।
अब यहाँ पे हम लोगों ने क्लासेस में तो आईआर का किया है, आईआर पे हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि ब्रिक्स वगैरह का अनुमान था यहाँ पे पूछेगा। और ये क्वेश्चन इन्होंने क्या किया, यूपीएससी का जो लास्ट ईयर ऐसे पेपर था वहीं से उठा के चिपका दिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, यूपीपीएससी का जो लास्ट ईयर का मेंस हुआ था उसी में उठा के लगा दिया। अब अगर किसी ने सफलता में इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास देखी होगी, तो इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास में मैंने ये पूरा समझाया था वहाँ पे कैसे एक्चुअल में भारत की अलगाववाद की समस्या किस तरीके से, जैसे अभी मणिपुर की घटना हुई, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में अगर तुम देखोगे उल्फा वगैरह जैसे ग्रुप वहाँ पे काम करते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर तुम देखोगे तो परंपरागत तौर पे वहाँ कई सारे उग्रवाद मेघालय मिजोरम इन सब में वहाँ पे देखा जाता है। तो वो पूरा हमने क्लास में डिटेल में डिस्कशन किया, क्या कारण है अलगाववाद के पैदा होने के नॉर्थ ईस्ट वगैरह की जब बात होती है। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आर्थिक कारण है, जैसे असम का बताया था मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, कि वहाँ पे दिग्बोई में वहाँ पे पहली एशिया की सबसे पहले ऑयल रिफाइनरी बनी थी, जो लेकिन उसका तेल का इस्तेमाल एक्चुअल में बिहार में किया जाता है। इस चीज़ से असम के लोग काफ़ी नाराज़ थे। तो ऐसे करके वहां पे हमने कई सारे पॉइंट्स रेज किए थे, उनके सहारे तुम आराम से 6 पॉइंट का ऐसे कंप्लीट कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या नहीं थी। फिर भारत में अनियोजित विकास और प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं को लेके भी ये सीधा सीधा क्लास में हम लोगों ने कराया था, या तो ये कर सकते थे या यहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं वाला जो क्वेश्चन है इसको तुम आराम से कर सकते थे। ये भी हमने सफलता बैच में ही वहाँ पे कराया है, बोला भी था कि ये थोड़ा सा आसान है इस तरीके की। ज्योग्राफी अगर तुम्हारी अच्छी है तो ज्योग्राफी के बेसिस पे तुम इसको आराम से वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। नेचुरल डिजास्टर वगैरह की जो हम लोग बात करते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ बेसिकली, तो नेचुरल कैलेमिटीज़ का हमने तुम्हें बताया था कि कैसे अभी इंट्रोडक्शन वगैरह कर सकते हो कि लास्ट ईयर भारत में 53 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान रिकॉर्ड हुआ, और ये वृद्धि हमेशा देखी जा रही है, ठीक है। क्या असर है वो पूरा डेटा हमने तुम्हें वहां पे दिया था क्लास के अंदर, है ना। तो तुम इससे आसानी से ज्योग्राफी के सहारे आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते थे। तो ओवरऑल पेपर ये मान सकते हैं कि एक जगह कंसाइज नहीं कह सकते हैं कि अगर तुम सोचो सिर्फ पूरा का पूरा क्लास पूरा का पूरा क्लास से है, मतलब सिर्फ ऐसे की क्लास है, तो नहीं कह सकता मैं ये चीज़ को। हाँ, लेकिन अगर तुमने सारी क्लासेस थॉरोली करी हैं, जैसे सोसाइटी की क्लासेस अच्छे से करी है, इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेस अच्छे से करी है, तो तुम्हारा पूरा पेपर आराम से बन जाएगा, इतना मान सकते हैं। और ये एक्सपेक्टेड होता है, ये कभी भी एक जगह से तुम्हें पूरे ऐसे कभी नहीं मिलते। ऐसे के लिए तुम्हें होलिस्टिक कवरेज ही करना पड़ता है, वही एक तरीका है। तो अगर तुमने वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह अच्छे से कर रखी है, तुमने वहाँ पे क्या कहते हैं क्लासेस कर रखी हैं, तुमने सोसाइटी अच्छे से कर रखी है, तो ये काम तुम्हारे लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो पेपर मैं कहूँगा कि मॉडरेट लेवल पे मान सकता हूँ कि हाँ ठीक है, अच्छा पेपर था ये। बाकी पेपर देखते हैं, तब तक के लिए एंजॉय करो, टेक केयर, बाय बाय।